everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, things are fine at your place and इसी के साथ इस सेशन शुरू करते हैं. तो क्या हमें कवर करना है, ये लिस्ट आपके सामने है दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. सो मैं आपको पहले एक इन ब्रीफ बता देती हूँ अबाउट दीज टॉपिक्स. जैसे जैसे हम सेशन में आगे प्रोसीड करेंगे तो ऑब्वियसली कनेक्टिविटी फिर बिल्डअप होती जाएगी. ऊपर जो आर्टिकल्स हैं ये थोड़ा प्रीलिम्स पॉइंटर्स हैं, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, न्यूज़ में है. सो पहली एक पेंटिंग है चेरियल स्क्रोल पेंटिंग. कैसी पेंटिंग है, क्या कुछ है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्यों न्यूज़ में है, विल डिस्कस इट इन डिटेल. भारत ड्रोन शक्ति 2023, सो विल टेक दैट अप. ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. नेवल एक्सरसाइज है, वरुण नेवल एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है ये आपको पता होना चाहिए. फिर एक पोर्टल है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल, इसके बारे में भी बात करेंगे. आपके G20 से एसोसिएटेड है, ये भी G20 से लिंक है. अभी इंडिया में G20 की समिट चल रही है, सब हो रही है. काफ़ी कुछ चीज़ें न्यूज़ में होंगी जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक चर्चा का विषय अफ्रीकन यूनियन द परमानेंट मेंबर इन G20. अब एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. सो इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे. मेंस के पर्सपेक्टिव से आज हम क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनका इम्पोर्टेंस, G20 से इनका लिंक, इंडिया क्या कहता है, इंडिया का इसका सिग्निफिकेंस, वे फॉरवर्ड, एवरीथिंग, ताकि आप अपना एक अच्छा सा मेंस का आंसर लिख सको अगर आपके GS पेपर 2 या 3 में आता है तो. सेशन अच्छे लगते हैं, डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस. यू कैन लाइक दिस सेशन बाय मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स, शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. ये रहा आज का एक बहुत अच्छा और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक खबर, एक चर्चा का विषय जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, क्या न्यूज़ है अभी देखो, बहुत सी चीज़ें अभी न्यूज़ में आएंगी. G20 समिट को लेके बहुत सी चर्चा होगी, बहुत डिस्कशंस होंगी, क्या कुछ आता है मीटिंग से, क्या आता है. सो वो सारी बातें जैसे जैसे न्यूज़ में आएंगी विल टेक दैट अप. अब ये जो आर्टिकल है ये क्या कह रहा है इन सिंपल टर्म्स. देखो हुआ क्या था, मैं इसके पीछे की स्टोरी लाइन बता देती हूँ. ग्लोबल साउथ आपको सबको ही पता है अबाउट ग्लोबल साउथ. जिन्हें नहीं पता है, बेसिकली जो साउथ में जो कंट्रीज आती हैं जो अभी अंडर डेवलप्ड हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें एक अफ्रीका भी है. तो इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा इसमें अपनी वॉइस रेज करी है एंड इंडिया सजेस्टेड इन जून दैट अफ्रीकन यूनियन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है 55 अफ्रीकन कंट्रीज को, राइट. तो इंडिया ने ये सजेस्ट किया कि अफ्रीकन यूनियन जो है इट शुड बी रिप्रेजेंटेड, इट शुड बी द परमानेंट मेंबर ऑफ, फुल मेंबर ऑफ G20 विच इज अ ग्रुप ऑफ मेजर इकोनॉमीज. हमें सबको पता है 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन. सो ये जो आइडिया था इट वॉज अप्रूव्ड कब, 9th of September, यानी कि आज. एंड द AU नाउ इज द ऑफिशियल मेंबर ऑफ G20. सी द रीजन बिहाइंड दिस मूव, इसके पीछे क्या है. जैसे अफ्रीकन यूनियन अब एक ऑफिशियल मेंबर बन गया है G20 का, 55 कंट्रीज इसको अफ्रीकन यूनियन रिप्रेजेंट्स. एंड ये आइडिया प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली लिखा, प्राइम मिनिस्टर रोट टू G20 लीडर्स टू प्रपोज दैट कि अफ्रीकन यूनियन को फुल मेंबरशिप देनी चाहिए एट दिस अपकमिंग दिल्ली समिट, और ये रिक्वेस्ट करी एंड एज रिक्वेस्टेड बाय देम. सो मेनी अफ्रीकन लीडर्स हैड आर्ग्यूड दैट, देखो जैसे यूरोप है आज के टाइम पे, तो अफ्रीकन लीडर्स फेल्ट दैट यूरोप इज वेल रिप्रेजेंटेड इन G20. यूरोपियन यूनियन विद इट्स 5 इंडिविजुअल यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन एज अ होल उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो वैसे ही अफ्रीकन यूनियन, दे बिलीव दैट अफ्रीकन यूनियन शुड बी गेटिंग दैट सिमिलर रिप्रेजेंटेशन, ताकि जब आप डिसीजंस लो तो एक फेयरनेस हो, राइट. यूनाइटेड स्टेट्स ने, फ्रांस ने ये आइडिया को सपोर्ट किया एंड द डिसीजन इज सीन एज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप. आप देखो इससे इंडिया की छवि कैसे बनती है. आप डेवलपिंग और डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें इंडिया एमर्ज होता है एज अ लीडर, राइट, उनके बिहाफ पे बोलने वाला. तो US एंड फ्रांस सपोर्टेड दिस आइडिया एंड दिस डिसीजन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक अच्छा स्टेप है, एक पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड क्रिएटिंग सच गवर्नेंस, वो गवर्नेंस दैट इज मोर फेयर, दैट इज मोर जस्ट, दैट इज मोर इंक्लूसिव.
राइट, बिकॉज इट इज टेकिंग दोज कंट्रीज एज वेल. जब भी आप कोई बात करते हो, कोई एग्रीमेंट पे आते हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, तो अफ्रीकन यूनियन में जो 55 कंट्रीज हैं, दे आर ऑल्सो बीइंग रिप्रेजेंटेड नाउ, राइट. सो इट मीन्स दैट G20 which discusses important global issues, it will also include now African Union, जहां पर African countries will also get a stronger voice in these decisions. तो इंडिया जो है, it has been actively like supporting and speaking up for the interest and concerns of the countries in global south, जैसे कि मैंने आपको बताया, especially those in Africa. देखो, अफ्रीका मतलब ग्लोबल G20 के अंदर साउथ अफ्रीका है सिर्फ, right, the member. The Prime Minister Modi have played a very important role, a leading role, I would say, in these efforts, pushing for the African Union to become a full-time member. So, जैसे कि मैंने बताया, जून में Prime Minister took that initiative, writing letters to the leaders of G20, asking them to agree to it, right, in this upcoming summit, and this proposal finally made its way in official draft document, and अगर आपने यहाँ देखा हो तो finally it happened. Right now, African Union is the official member. So, जैसे कि मैं बता ही रही थी, अब इससे इंडिया हैज पोजीशन्ड इटसेल्फ एज अ लीडर ऑफ द कंट्रीज दैट आर स्टिल डेवलपिंग और आर लेस डेवलप्ड. यहाँ से ये जो मूव है, इट ऑल्सो अलाइंस विद इंडियाज डिजायर. इंडिया UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाह रहा है ना. So this is also in sync with this India's aspiration, जहां पर आप support, you will garner this support from the 55 African countries that include, right? So definitely India is strengthening its ties, its influence with the African countries also, and it would be helpful for getting that permanent UNSC seat. अब रही बात अफ्रीकन यूनियन की, तो मेरा आपसे बस एक सवाल है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अफ्रीकन यूनियन का बेसिकली हु रिप्रेजेंट्स, अभी यहाँ पर कौन आया रिप्रेजेंट करने के लिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. ये दो चीज़ें हैं जो मुझे आप बताओगे. सो अफ्रीकन यूनियन बेसिकली, जैसे मैंने बताया, 55 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने वाली एक, it is an administrative body that is responsible for implementing the policies and decisions, right? So इसका primary objective ही यही है, to promote peace and security in Africa, advancing political, economic cooperation, right, addressing challenges like poverty, conflict, underdevelopment, ये सारी चीज़ें. हेडक्वार्टर कहाँ है? अच्छा, मुझे बताना इथोपिया में है क्या? अगर कहाँ है, ये थोड़ा मैंने आइडिया दे दिया है. आइडिया क्या, काफ़ी कुछ बता ही दिया है. सो डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, कमेंट बॉक्स. क्लियर? देयर यू गो विद द नेक्स्ट आर्टिकल. ये आपके मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मैं कहूँगी. और अभी क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में पीछे बहुत से एडिटोरियल्स न्यूज़ में आए थे, हमने कवर भी किया है. मैं पहले आपको क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बता देती हूँ. क्रिटिकल मिनरल्स से आप क्या समझते हो? वो मिनरल्स जो क्रिटिकल है, एब्सोल्युटली. क्रिटिकल मिनरल्स वो स्पेशल टाइप ऑफ मिनरल है दैट आर रियली इंपॉर्टेंट. क्रिटिकल है ना, इंपॉर्टेंट for the country's economic growth. They become critical when there is a higher chance of running out of them. और अगर ऐसा हुआ तो it may cause problems. ये मिनरल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं. क्यों है? किन इंडस्ट्रीज के लिए है? क्योंकि यहाँ पर ये क्रूशियल है बिकॉज दे आर बीइंग यूज्ड इन वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस. कुछ एग्जांपल्स क्रिटिकल मिनरल्स के, लिथियम, ग्रेफाइट, अभी हम ईवीज की तरफ जंप कर रहे हैं, कोबाल्ट, टिटेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट, दे आर एसेंशियल फॉर द एडवांसमेंट, राइट. दीज मिनरल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी. और अगर नहीं होगा ये तो वल्नरेबिलिटी के चांसेस, इट विल लीड टू सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज. और सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आ जाती है? If we don't have access to enough of these minerals, or if they mostly come from just a few places, अगर आप किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो इसके लिए, कल को वो आपको सप्लाई नहीं दे, और it could make your supply chain vulnerable, and that is not good for any country, for our country. So when India hosts this G20 Leaders Summit, they will be talking about how to make sure that we have a
secure supply of critical minerals for clean energy and for these important industries. तो ये बहुत ज़्यादा एक important matter है ना. critical minerals के significance क्या है? See, cobalt, lithium, silicon, graphite, they are rare earth metals, they are used to make clean technologies. किसमें? क्लीन टेक्नोलॉजीज के लिए. यू मे सी देम लाइक जब हम सोलर पैनल्स की बात करते हैं, विंड टर्बाइंस की बात करते हैं, बैटरीज की बात करते हैं, तो दीज टेक्नोलॉजीज हेल्प इंडिया टू रीच इट्स गोल. जहां पर हम बात करते हैं मोर क्लीन एनर्जी की, लेस पोल्यूशन हो, उसके लिए हमें इन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है. और कल को अगर आप किसी पे भी डिपेंडेंट हो इन मिनरल्स के लिए, और अगर सप्लाई चेन नहीं होती, रुक जाती है, तो थिंग्स विल बी more vulnerable. Now lots of countries are mining these critical minerals. क्यों? Because there is a big demand for अभी clean technology की हम बात कर रहे हैं, right? इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन है ना इन मिनरल्स की, like lithium, rare earth metals, cobalt, they has gone up. It has gone up in the recent years. But हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं टू मच डिपेंडेंस किसी पे भी नहीं. So we don't want to depend too much on other countries for these minerals. Significance ये है क्योंकि इनकी supply chain can be tricky. Trade deals, international policies can mess up the things. कुछ भी हो सकता है. So India wants to make sure कि एक reliable supply हो. ये सब कुछ यहीं पर लिखा हुआ है. Significance इसका क्या है? यही सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ. So एक reliable way हो to get these minerals. This will make India less reliant on other countries. Make its economy safe, stronger, right? It can create jobs also. Businesses in India जो work करेंगे in these minerals. तो एक बहुत बड़ी बात है country के future के लिए. तो important है for nation's economy, national security, modern civilization, right? And यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या steps आप ले रहे हो for the growth of this critical mineral sector. What are the steps that are being taken by the government, right? So इस पे मैं आपको कुछ points बता देती हूँ. You can take a look over it. Now what we are doing for it. The government is focusing on various aspects of critical mineral sector. Exploration, right? Very important. Turning raw minerals into useful products, that means processing, right? And even recycling, that is also very important to reduce the waste. Then they have made changes to the laws that govern the mining and minerals. These changes happened in 2015 में change हुआ है, 2020 में change हुआ है, 2021 में change हुआ है, recently in 2023 also. 2015 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इंट्रोड्यूस अ न्यू वे ऑफ गिविंग आउट लाइसेंसेस फॉर माइनिंग, राइट? न्यू ऑक्शन रिजीम वाज देयर, राइट? सो दे हैव even there is a collaboration also with public and private sector, right? So we have partnered with private companies to explore these critical minerals. National Mineral Exploration Trust is helping fund these activities. Private sector, private companies को आप लेकर आ रहे हो to get their support to find and extract these important minerals. In 2023 हमने पढ़ा था अभी, अगर आपको याद हो तो, Mines and Minerals Act, याद है? It allows for the exploration of deep-seated minerals, critical minerals, right? It also took some minerals like lithium off a list of super important minerals to make it easier for the companies to work with them. Are you getting my point? तो बहुत सी चीजें हो रही हैं. अब यहाँ पर G20 Energy Transitions Ministers meeting under this India's leadership, they have come with some important outcomes. The meeting emphasized that G20 countries should work together, share their ideas, collaborate, take the responsibility, right? They want to make sure that you do these things in a more fair, affordable, that benefits everyone. जो global south में countries हैं, जो developing countries हैं, right? आप उनको भी साथ में लेकर चलें.
पैसा चाहिए रहता है, फंडिंग चाहिए रहती है टू मेक श्योर दैट देयर इज एनफ क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी. तो जो सप्लाई चेन है दैट शुड बी डाइवर्सिफाइड. दे वांट टू वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी एंड कॉपरेशन. Right? Countries agreed that everyone should have access to affordable, reliable, and clean energy. Right? So they want to work together, everybody, to make sure everyone has access to electricity and clean cooking methods. एक देश नहीं, जो कर सकता है वो तो कर लेगा, जो नहीं कर सकता है उसका क्या. So investing in the right technologies to achieve this goal and make sure that no one is left behind. So these are the important outcomes. So overall, if I conclude, India की leadership during its G20 presidency, it highlights its commitment to address emission reduction also, जहाँ पर हम इसको भी बात कर रहे हैं, climate change challenges की बात कर रहे हैं. India is not focusing only on its own efforts, but also collaborating with other countries through agreements and partnerships. Collective action. India has joined Mineral Security Partnership, signed agreements, Australia India Economic Cooperation and Trade Agreement, right? So we are actively seeking opportunities to acquire minerals from the countries like Argentina also. So ये सारी बातें. So ये अगर आप देखो तो ये जो भी collective action है, collaborations हैं, it will strengthen India's position in the critical mineral sector. Clear है? A secure, reliable supply of these essential resources. It's all about working together with other countries. Clear है? बहुत ही important article है and I hope कि आपको ये सारी बातें clear हो गई हो. अगर हो गई हैं तो बहुत बढ़िया. किसी को कोई doubt हो, कुछ पूछना हो तो you can ask me in the comment section. आगे बढ़ते हैं. थोड़ा प्रीलिम्स के नज़रिए से अब कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक देख लेते हैं. इंडियन एयरफोर्स इज टीमिंग अप विद ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया. किस लिए? टू को होस्ट भारत ड्रोन शक्ति 2023. अब भारत ड्रोन शक्ति 2023 के बारे में पढ़ लेते हैं. सो दिस इवेंट विल हैपन एट IAF's इंडियन एयरफोर्स एयरबेस इन गाजियाबाद and will feature live demonstration of drones made in India. So ये drone demonstration क्या show करेगी? How drones can be used for various purposes like survey, agricultural drones, firefighting drones, tactical surveillance drones, heavy duty logistic drones, drone swarms, anti-drone solutions. So it will encompass many of these drone applications. More than 75 startups and companies working on the drones will take part in this event. It is a chance for the people in the drone industry to come together, to share the knowledge, to work together on the new ideas and projects. So more collaboration, more knowledge exchange, networking among the industry leaders. It will provide this. This is a platform that is providing these leaders and investors and enthusiasts to come together to showcase their abilities, their capabilities. Right? That is Bharat Drone Shakti 2023. On the eve of G20 Leadership Summit, the Ministry of Culture launched a portal of the mega exhibition, the Bharat, the Mother of Democracy. कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. देखो ऐसी बहुत से अभी आर्टिकल्स न्यूज़ में आएंगे और ये सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी. ठीक है? क्योंकि इंडिया के अंदर होना, इंडिया के पास प्रेसिडेंसी होना और अभी कंट्रीज़ का यहाँ पर आना, लीडर्स का यहाँ आना, ये मीटिंग्स होना, मीटिंग में हर एक चीज़, फोटो हो रही थी तो पीछे किसका व्हील था, ये भी इम्पॉर्टेंट है. राइट? और यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन का पार्ट, इंडिया किस तरीके से एमर्ज हो रहा है एज अ लीडर. राइट? इन एवरी सेक्टर जो भी इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, इंडिया अपने आप को किस तरीके से पोजीशन करता है आने वाले टाइम में, और इंडिया की प्रेसिडेंसी के टाइम पे क्या क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली आप एक जगह पे, मतलब मेरा ये मानना है, क्या करो, G20 समिट इन इंडिया एक हेडिंग बनाओ, जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं एक जगह आपका एक मतलब नोट्स बन जाने चाहिए, क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, जो डायरेक्टली अगर कोई भी सवाल आता है, ये क्योंकि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसमें हर दिन कुछ ऐड होने वाला था. राइट? सो मेक श्योर दैट यू कैन इंक्लूड दोज पॉइंट्स अभी
कि इंडिया की प्रेसिडेंसी के टाइम पे क्या क्या हुआ है, क्या क्या डिस्कशंस हुई हैं, किस किस सेक्टर में हुई हैं, एंड हाउ इज़ इंडिया कमिंग फर्दर, और एवरीथिंग इन डिटेल। ये आपके मेंस में जीएस पेपर 2 में भी आपको बहुत काम करेगा, इवन जीएस पेपर 3 में भी काम करेगा, राइट? सो मेक श्योर दैट यू डू दिस. Now coming to this portal, the Ministry of Culture has launched a special website that is called Bharat, the mother of democracy, just before G20 Leadership Summit. So this website is like, you can say, an online exhibition that tells the story of democracy in India, right? So यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. This website is like, जैसे मैं बता रही हूँ, एक ऑनलाइन एग्जीबिशन है covering a span of 7,000 years from the ancient सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन टू द ईयर 2019. इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वेबसाइट 16 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है. जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक एंड अदर्स ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड हिंदी. सो पीपल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज कैन एक्सप्लोर इट. द वेबसाइट इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन सेक्शंस. उसके अंदर फिर सेवरल सब सेक्शंस भी होंगे, 22 सब सेक्शंस हैं. दे जो सेक्शंस हैं, दे आर कवरिंग डिफरेंट पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री. Sindhu Saraswati civilization, concept of democracy in the ancient times, Vijayanagar Empire, rule of Mughal Emperor Akbar, making of the Indian Constitution in 1947, the modern Indian elections starting from 1952. So this website has been created and organized by Indira Gandhi National Center for Arts. ठीक है? So it's a way for people to learn about India's rich history of democracy, of its development over thousands of years in different languages. Next in news is this phase 2 of Varun naval exercise. किसके बीच में होती है? इंडिया और फ्रेंच नेवी. कहाँ? It has been conducted in Arabian Sea. Bilateral naval exercise, very important, between India फ्रांस के बीच में कब इनिशिएट हुई थी? 1993 के अंदर. It witnessed participation of missile frigates, tankers, aircraft, helicopters. Purpose? To enhance war fighting skills, improve interoperability, to demonstrate their ability to promote peace, security, stability, right? So having mutual cooperation, shared commitment, ensuring security, safety and freedom of the maritime, global maritime commons. अच्छा, जैसे कि मैं बताई थी, कोई भी पेंटिंग हो, कुछ भी हो, अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं न्यूज़ में और G20 के साथ लिंक्ड है तो एनीवे इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. चेरियल स्क्रोल पेंटिंग को देखो, चीज़ों को जितना पिक्चर्स के थ्रू याद रखोगे ना, उतना फ़ायदा होने वाला है. मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेक श्योर कि पिक्चर, वो इमेजिनेशन, जो देखो मेमोरीज रह जाती है ना, जब हम फोटोज़ देखते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, वो पिक्चर्स दिमाग में रह जाती हैं. कितनी पेंटिंग्स, कितने स्पीशीज, कितनी चीज़ें होती हैं कवर करने के लिए. तो जितना विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि वो सबकॉन्शियस मेमोरी में आपके सेव हो रहा है, वो रिकॉल हो जाएगा. अच्छा, वो फोटो थी ऐसे रेड रेड कलर का, अच्छा ये सीन था उसमें, ये पेंटिंग उसको रिप्रेजेंट करती थी. तो कहीं ना कहीं अगर स्टेटमेंट भी बनती है तो यू कैन अपने थोड़ा सा पिक्चर इमेजिनेशन से आप कई स्टेटमेंट्स को गलत भी कर सकते हो, मतलब सही गलत से आंसर पे भी आ सकते हो. पहली बात. अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये ना आज है सैटरडे, तो मेक श्योर कि मंडे टू सैटरडे हमने जो भी कवर किया है आप उसको रिवाइज कर ले. कल आपके पास संडे का दिन है, सो कंप्लीट हफ्ते का जो भी रिवीजन है वो सारा कर लो, ताकि फिर मंडे को फिर करंट अफेयर्स होंगे तो मंडे टू सैटरडे ये ऐसा ज़रूर करो, मंडे टू सैटरडे संडे रिवीजन के लिए एक हफ्ते का पूरा करंट अफेयर एक बार वापस से रिवाइज ज़रूर कर लेना. ठीक है. सो ये आपका आर्टिकल आज का जो लास्ट है पेंटिंग के बारे में, इट विल बी रिप्रेजेंटेड टू द स्पाउसेस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु विल बी गैदरिंग फॉर द अपकमिंग दिस G20 summit. Cherial scroll painting, it is a popular and modified version of नक्काशी आर्ट, हाईली रिच इन लोकल मोटिव्स. इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. सी, इट इज नोन फॉर इट्स यूनिक डिजाइन्स, लोकल डिजाइन्स एंड पैटर्न्स. दिस आर्ट कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड इज मोस्टली मेड इन हैदराबाद करंटली. सो ये जो आर्टिस्ट हैं who create these paintings, they are called नक्काशीज and their scrolls are an important part of Telangana's culture. So these paintings are like long rolls of art जो stories बताते हैं. They are similar to comic strips, movie reel. So ये paintings depict करती हैं Indian mythology को, महाभारत, रामायण, right, folk tales,
stories from Purans. So these paintings are unique because they are based on local traditions and stories from different communities in the region. तो थीम वो मैंने आपको बता ही दी है कि क्या थीम रहती है इसकी. इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, फोक स्टोरीज को रिप्रेजेंट करती हैं. थोड़ा सा इस पेंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी बात कर लेते हैं. वाइब्रेंट कलर अभी देखा था, रेड बैकग्राउंड होता है, यूजली show scenes from everyday rural life, very important. Women doing household, men working in the fields, depicting festive celebrations, तो ये represent करते हैं. Accompanied by music and dance, that is creating very lively and immersive experience. So these Chirial scrolls were long. They showed stories through a series of horizontal panels. अभी क्या है, nowadays artists are making like smaller version that focuses on single episode or a few characters from the story. Right? इनको GI tag भी मिला है. Received a special tag that is called GI tag 2007 के अंदर for their unique way of painting. Right? So this was all for today's session. I hope you liked, I hope you learned, and don't forget to mark your attendance by liking these lectures, share it, and do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you on Monday with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes, happy learning, all the best. Thank you.